सीएम धामी ने अधिकारियों से अगली बैठक 2026 तक बनेगा हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर। सीएम ने दिए तेजी से काम करने के निर्देश। विकास नगर में युवाओं और कांवड़ियों के बीच हुआ विवाद, जमकर हुआ पथराव और वाहन किए गए क्षतिग्रस्त। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ की कंट्रोल। सावन की शिवरात्रि, आज भोर से भगवान शिव के जलाभिषेक का दौर जारी। शिवालयों में लगे बम भोले के जयकारे। आसमान से बरसी आफत, हरिद्वार रुड़की में कई गांव जलमग्न, कमर तक भरा पानी, हर तरफ दिखा बर्बादी का मंजर। देहरादून में रात भर हुई बारिश से राजधानी की सड़कें जलमग्न, पटरी पर आया मलबा। दिल्ली, बनारस और अमृतसर की ट्रेनें रद्द। चीन सीमा पर हवाई उड़ान सेवा होगी मजबूत। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के लिए एयरफोर्स को एनओसी देगा उत्तराखंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के आदेश। पुल टूटने की जांच को लेकर सतपाल महाराज ने दिए हैं आदेश। सचिव लोनवी डॉक्टर पंकज पांडे को दिए आदेश। की वजह की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। राज्य भर में काफी सड़कें अवरुद्ध है, जिन्हें जल्द ही खोला जाए। पुल टूटने की जांच को लेकर दिए आदेश। सचिव लोनवी डॉक्टर पंकज पांडे को दिए आदेश। कोटद्वार के माला नदी पर पुल टूटने के जांच के आदेश। ऋषिकेश से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नर्सिंग पीजी परीक्षा एमएससी का रिजल्ट घोषित। ऋषिकेश की साक्षी तिवारी ने बढ़ाया मान। साक्षी तिवारी ने उत्तराखंड स्टेट में किया है टॉप। 79 अंक प्राप्त कर तीर्थ नगरी का किया नाम रोशन। ऋषिकेश की साक्षी तिवारी ने बढ़ाया मान। उत्तराखंड का किया नाम रोशन। साक्षी तिवारी ने उत्तराखंड स्टेट में किया नाम रोशन। 79 अंक प्राप्त कर तीर्थ नगरी का किया नाम रोशन। साक्षी तिवारी ने उत्तराखंड स्टेट में किया नाम रोशन। 79 अंक प्राप्त कर तीर्थ नगरी का नाम रोशन किया। जोईवाला में बड़ी संख्या में किसानों ने सड़क पर उतरकर जहां शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार में जोर जबरदस्ती से किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया
तो वो मर जाएंगे, लेकिन अपनी जमीन किसी भी कीमत पर सरकार को नहीं देंगे। भारत सरकार डोईवाला के माजरी में एरो सिटी और इंटीग्रेटेड टाउनशिप का निर्माण करने जा रही है, जिसकी कवायद शुरू हो गई, लेकिन डोईवाला क्षेत्र के किसानों और स्थानीय लोगों ने भारत सरकार की इस योजना को आमजन के खिलाफ बताते हुए इसका पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं क्षेत्र के माजरी, जीवनवाला, फतेहपुर, मारखम ग्रांट और दुधली क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में किसानों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ डोईवाला बाजार से प्रदर्शन करते हुए तहसील पहुंचे और एसडीएम के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर मांग करते हुए कहा कि टाउनशिप का निर्माण सरकारी भूमि पर किया जाए, न कि किसानों की जमीन पर। ना ही से इसके बारे में आज सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। जैसा कि पिछले दिनों कुछ न्यूज़पेपरों में ये खबर चल रही है कि एक नई टाउनशिप यहाँ पर भारत सरकार द्वारा बसाई जा रही है, जिसके लिए धामी जी द्वारा भी प्रदेश में अन्य अन्य जगह पर एक विकास के लिए डिमांड की गई है, परंतु उसमें अभी किसी को कोई क्लियर इसके बारे में जानकारी नहीं है। परंतु लोगों को ये डर है कि उनकी जो मेहनत से 100 साल से जो ये अपनी कृषि भूमि पर खेती कर रहे हैं, उस पर आज कल को आ जाएगी। इसके लिए आज ये पूरा रूम यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, और यदि अगर ऐसा सरकार की तरफ से कुछ क्लियर होता है, अगर हमारी किसानों की निजी भूमियाँ अगर अतिक्रमण की जाती हैं या उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जाता या कुछ भी मतलब हमारे पे घरों पे कोई बात आती है, तो हम सब पूरे तन मन धन से पूरे सब लोग विरोध करें। आज सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। जैसा कि पिछले दिनों कुछ न्यूज़पेपरों में ये खबर चल रही है कि एक नई टाउनशिप यहाँ पर भारत सरकार द्वारा बसाई जा रही है, जिसके लिए धामी जी द्वारा भी प्रदेश में अन्य अन्य जगह पर एक विकास के लिए डिमांड की गई है, परंतु उसमें अभी किसी को कोई क्लियर इसके बारे में जानकारी नहीं है। परंतु लोगों को ये डर है कि उनकी जो मेहनत से 100 साल से जो ये अपनी कृषि भूमि पर खेती कर रहे हैं, उस पर आज कल को आ जाएगी। इसके लिए आज ये पूरा रूम यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, और यदि अगर ऐसा सरकार की तरफ से कुछ क्लियर होता है, अगर हमारी किसानों की निजी भूमियाँ अतिक्रमण की जाती हैं या उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जाता या कुछ भी मतलब हमारे पे घरों पे कोई बात आती है, तो हम सब पूरे तन मन धन से पूरे सब लोग विरोध करेंगे। और सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली है एरो सिटी बनाने की, जो सरकार का जो ये नीति है, इसका ना तो कोई जन सुनवाई की गई है गांव में आकर के, ना तो किसी जनप्रतिनिधि से कोई सलाह ली गई है, ना ही से इसके बारे में कोई लिखित से या मौखिक रूप से कोई भी अवगत नहीं। आज यहाँ पर डोईवाला सोसाइटी में किसानों के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हमें भी उपस्थित हुए हैं हम भी, और इसमें सरकार द्वारा अभी किसी को विश्वास में नहीं लिया गया है और ना जानकारी नहीं दी गई है, और ना ही समाचार पत्रों के माध्यम से ही ये पता लगा है कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी या एरो सिटी बनने जा रही है। और मैं सरकार से यही निवेदन करूँगा कि इस जो स्मार्ट सिटी है, एरो सिटी है, इसको सरकारी ज़मीन में बना दिया जाए। पौड़ी विधायक राजकुमार भोरी ने नगर भ्रमण कर बरसात से उत्पन्न हो रही समस्याओं का जायजा लिया। विधायक ने नगर क्षेत्र में नाली निकासी की समुचित व्यवस्था न होने पर नाराजगी जताई है, तो वहीं बस अड्डे पर फैली व्यवस्थाओं को लेकर भी ईओ नगर पालिका को निर्देशित किया है। इस दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत कर विधायक ने समस्याएं भी जानी। विधायक भोरी ने एनएच तथा पीडब्ल्यूडी विभाग को जहां सड़कों पर पड़े गड्ढे तथा नाली निकासी को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं उन्होंने नगर पालिका की ईओ को भी बस अड्डे पर फैली व्यवस्थाओं और उससे परेशान हो रहे वाहन चालक तथा सवारियों की समस्याओं का निस्तारण करने को कहा है। इस दौरान उन्होंने जल संस्थान को भी नालियों से गुजरकर जा रही पाइपलाइनों को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र भ्रमण नहीं है, नगर भ्रमण है। नगर भ्रमण में जो समस्याएं हैं, नालियां हैं, जाम जगह जगह बरसात की वजह से, और जो टूट फूट हुई है, तो मैंने एनएच के अधिकारियों को, जल संस्थान के अधिकारियों को और अपने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाया है। उनके साथ मैंने कहा संयुक्त एक निरीक्षण करते हैं, जहाँ जहाँ जो आवश्यकता है, जो कमियाँ हैं, जो टूट फूट हो रही है, उसको ठीक ठाक करवाएंगे, और जो चौक हो रखी है, नालियाँ जाम हो रखी हैं, उसकी वजह से सारा गंदा पानी सड़कों पे घूमता रहता है, तो उसको ठीक करवाने के मैंने इनको आदेश दिए हैं। विधानसभा देहरादून से ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई अधिकारियों को बंद सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने के निर्देश दिए। बैठक में गणेश जोशी ने कहा कि भारी बारिश होने के कारण पीएमजीएसवाई के अंतर्गत आने वाली 198 सड़कें बंद है। इसमें गढ़वाल की 137 तथा कुमाऊं की 61 सड़कें शामिल है।
इन्हें शीघ्र खोलने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। आज जो पीएमजीएसवाई की सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उसकी समीक्षा मैंने यहाँ पर की। हमारे यहाँ गढ़वाल क्षेत्र में 137, जिसमें पौड़ी में 47, चमोली में 12, रुद्रप्रयाग में 21, टिहरी में 29, उत्तरकाशी में 11, देहरादून में 17 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और कुमाऊं में 61 सड़कें जो क्षतिग्रस्त हुई हैं और लगातार हमारे अधिकारी कर्मचारी इस पर काम कर रहे हैं और मार्गों को खोल रहे हैं। और सीधे आपको ले चलते हैं हरियाणा के सोनीपत, जहां पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपको सुना देते हैं। आपने एक सुनियोजित साजिश रची, जो एक प्राकृतिक आपदा आई थी, आपने उसका फायदा उठाकर दिल्ली को डुबोने की साजिश रची, जिसकी वजह से हरियाणा में भी सोनीपत में, करनाल में, पानीपत में, इन सारी जगहों पर तटबंध टूटे और बहुत सारे गांव पानी के अंदर डूब गए। मैं जब ये कह रहा हूँ सुनियोजित साजिश रची, तो मैं बहुत सोच समझ कर इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हथनीकुंड बैराज पर 18 गेट हैं, जिनमें से 15 हरियाणा की तरफ खुलते हैं, जिनमें वेस्टर्न कनाल भी शामिल है, जिसके जरिए घूम करके पानी दिल्ली पहुंचता है, वहाँ के ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचता है, और मेन स्ट्रीम जिसके अंदर शामिल है, और 3 गेट यूपी की तरफ खुलते हैं। यानी 18 में से 3 यूपी के गेट को बंद रखा गया। साथ ही साथ वेस्टर्न कनाल में भी, जिससे पानी घूम करके जा सकता था मेन स्ट्रीम से अलग होकर के, वेस्टर्न कनाल को भी बंद रखा गया और सारा पानी मेन स्ट्रीम में यमुना की तरफ, दिल्ली की तरफ छोड़ दिया गया। 9 तारीख से 13 तारीख तक, जब पानी का सबसे ज़्यादा दबाव था, जब सबसे ज़्यादा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा था, उस वक्त सुनियोजित तरीके से उत्तर प्रदेश की तरफ के गेट बंद करके सारा पानी मेन स्ट्रीम में छोड़ा गया, जिसकी वजह से ये स्थिति यहाँ पर बाढ़ की बनी। दिल्ली में आईपीओ बैराज, जहाँ पर पानी को रेगुलेट करने का काम हरियाणा का सिंचाई विभाग देखता है, वहाँ के गेट को मेंटेन करने की जिम्मेदारी हरियाणा के सिंचाई विभाग की है। वहाँ पर भी 5 गेट जाम थे, बंद थे, जिनकी वजह से वाटर फ्लो सुनिश्चित नहीं हो सका, जिनको अब आपदा की स्थिति में सबमर्ज होने के बाद, पानी में डूबने के बाद मशक्कत करके दिल्ली के और एनडीआरएफ के और आर्मी के लोगों ने मशक्कत करके उस जाम गेट में से एक गेट को खोलने में कामयाबी मिली, जिसकी वजह से कुछ और पानी रिलीज हुआ। अगर ये 5 गेट और खुले होते आईपीओ बैराज पर, तो भी पानी का लेवल दिल्ली के अंदर और उससे पीछे पड़ने वाले हरियाणा के इलाकों में घट सकता था, कुछ और पानी आगे की तरफ रिलीज हो सकता था। लेकिन सुनियोजित तरीके से इसका मेंटेनेंस मॉनसून से पहले हो जाना चाहिए था। इन गेट का मेंटेनेंस नहीं किया गया, इनको जाम छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से दिल्ली में हालात और भी बदतर हुए। तो सीधा सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार से, कि राजनीतिक द्वेष के चलते आप इतने अंधे क्यों हो गए कि दिल्ली को डुबोने की साजिश में आपको इतना भी ख्याल नहीं रहा कि हरियाणा के सैकड़ों गाँव को भी आपने बाढ़ से लीक किया, बाढ़ के प्रकोप में डाल दिया। और जो तकनीकी तर्क देने की कोशिश की जा रही है, सबसे पहले तो रिजेक्ट किया गया कि बैराज पर पानी रोका नहीं जा सकता, बैराज सिर्फ पानी को आगे भेज, तो बनाया क्यों है? तो बनाया क्यों गया? उसका नाम ही है रेगुलेटर। वो पानी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। कब कितना फ्लो छोड़ा जाए, आगे छोड़ा जाए कि पीछे छोड़ा जाए, कि ईस्टर्न कैनाल में भेजा जाए कि वेस्टर्न कैनाल में भेजा जाए, ये तकनीकी ज्ञान का या तो अभाव है भारतीय जनता पार्टी को, या लोगों को मूर्ख समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। 1 लाख क्यूसेक की कैपेसिटी है हथनीकुंड बैराज की, उससे ज़्यादा जब पानी होता है तब उसके बाद गेट खोलना कंपल्शन होता है। लेकिन 1 लाख क्यूसेक की कैपेसिटी है, तो ये तो नहीं बताएं कि वहाँ पानी रुक नहीं सकता। और जब उससे आगे पानी गया, तो जब दिल्ली की तरफ के गेट खुल सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश की तरफ के ईस्टर्न कैनाल के गेट क्यों नहीं खुल सकते, और वेस्टर्न कैनाल के गेट क्यों नहीं खुल सकते? फिर हमें ये बताया गया कि मरम्मत का काम चल रहा था इन कैनाल में, तो एक और झूठ, सफ़ेद झूठ, मरम्मत का काम मानसून से पहले क्यों नहीं किया गया? और अगर मरम्मत का काम चल रहा था तो आम आदमी पार्टी द्वारा वीडियो रिलीज करते ही
तुरंत प्रभाव से उस कैनाल में पानी कैसे छोड़ दिया गया, वो मरम्मत एक रात में पूरी कैसे हो गई। ये सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में, जो लोगों के मन में है, जिनके चलते लोगों के मन में ये शंका पैदा हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति के जरिए कभी भी लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है। आपके कोई सवाल है तो आपको नहीं लगता उन्होंने उपराज्यपाल को फोन करके दिल्ली की बाढ़ की हालत के बारे में जानकारी दी कि मुख्यमंत्री जो है एक बार और बता दें। और आप वरिष्ठ नेता अनुराग ठांडा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा से पानी छोड़ा गया है दिल्ली की तरफ, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बैराज का पानी सिर्फ छोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा राजनीतिक द्वेष के चलते ये काम किया गया है। तो तमाम आरोप यहाँ पर लगाते नजर आए वरिष्ठ नेता। और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में बारिश की वजह से हरिद्वार, नैनीताल समेत राज्य में फसलों को क्षति हुई है। सरकार ने फसलों का बीमा न कराने वाले किसानों को केंद्र के मानक के अनुसार मुआवजा देने का निर्णय किया। आपको बता दें कि कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व विभाग के साथ मिलकर नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब तक के आकलन के अनुसार हरिद्वार में बागवानी की फसलों का नुकसान हुआ। अन्य जिलों का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। बीमा से आच्छादित किसानों को बीमा कंपनी मुआवजा देगी। जिन किसानों की फसल का बीमा नहीं है उन्हें केंद्र सरकार के मानकों के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सेब की पेटियों में घपला रोकने के लिए ठोस सिस्टम तैयार किया गया है। कुछ दिनों से भीषण वर्षा प्रदेश के अंदर हो रही है, जिसकी वजह से जहां आम जन को नुकसान हुआ है, किसानों को भी नुकसान हुआ है। चाहे हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, सबसे ज़्यादा नुकसान हरिद्वार जिले में हुआ है। लेकिन इस संकट की घड़ी में किसानों के साथ में सरकार खड़ी है। जो लोग बीमा कंपनी से आच्छादित हैं, जिनका बीमा हो रखा है, उनको बीमा कंपनी के माध्यम से मुआवजा दिया जाएगा। और जो लोग उससे आच्छादित नहीं है, जो भारत सरकार के नॉर्म्स हैं, उसके माध्यम से चाहे हॉर्टिकल्चर के किसान हो, चाहे एग्रीकल्चर के किसान हो, उनको मुआवजा दिया जाएगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। देहरादून पुलिस से पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की धमकी देने वाले गैंगस्टर के भाई से मिली चरस की सप्लाई लेकर दूध पहुंचे 2 युवकों को प्रेमनगर थाना पुलिस से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से कुल 3 किलो 30 ग्राम चरस मिली है। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया है। वहां से न्यायिक अभिरक्षा में दोनों को जेल भेज दिया गया है। आरोपियों को पकड़ने वाली टीम को डीआईजी देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने 10,000 रुपए का इनाम दिया है। आरोपियों से चरस बरामद होने पर उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। मॉर्निंग जो है 2 अभियुक्त हैं, अमित कुमार और अजित कुमार। इनके पास से एक टाउन सिटी स्कूल है प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ पर से इनके पास से 2 अभियुक्तों की अरेस्टिंग हुई है। इनसे लगभग 3 किलो 30 ग्राम 3.30 kg जो है वो चरस बरामद हुआ है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 15 लाख मंडी हुई है। और ये दोनों मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। जानकारी की गई थी सत्येंद्र राणा करके है, एक बदमाश है, अच्छा क्रिमिनल है वहाँ पंजाब का, उसके लिए काम करते थे और उसके ही कहने पर ये लोग काम करते थे। खबर हल्द्वानी से है, जहां बीते 3 दिनों से रात 9 बजे से 12 तक अघोषित बिजली कटौती हो रही है। बीते दिवस भी शहर में 2 घंटे बिजली गुल रही। रात 12 बजे के बाद बिजली आपूर्ति बहाल हो पाई, लेकिन उसके बाद भी बिजली का आना जाना लगा रहा। बिजली कटौती से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों सहित स्कूली छात्रों को इससे काफी परेशानी हो रही है। वहीं रात को गांधीनगर क्षेत्र के लोगों का पारा चढ़ गया। लोगों ने आरोप लगाया कि अकेले उनके क्षेत्र में बिजली काट दी गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में बिजली आ रही है। उन्होंने विभाग पर भेदभाव का आरोप लगाया है। नगरीय अधिशासी अभियंता एसके तिवारी ने बताया कि पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते नदियों में सिल्ट आने से बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है। गरीबी इतनी हो गई, सिलेंडर वो महंगे हो गए, हर चीज इतनी महंगी हो गई।
क्या गरीब आदमी खाएगा, क्या बचाएगा, ये बताइए। और बच्चे भी जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, शाम को 7-8 बजे आते हैं, तो लाइट ही नहीं रहती। बच्चा कैसे अब किस टाइम पढ़ाई करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे सोएंगे, ये बताइए। कुछ तो गरीबी का इंसान का वो करना चाहिए। मैं चाहूँगा ये लगातार ये बिजली विभाग की घोर लापरवाही है और अनियमितता ज़्यादा है, क्यों ये मलिन बस्ती है, इस मलिन बस्ती की तरफ ध्यान नहीं देता, सरकार भी नहीं दे रही है और प्रशासन भी नहीं दे रहा है। बिजली विभाग बहुत लापरवाही बरत रहा है। मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि कम से कम मलिन बस्तियों का ख्याल रखते हुए, यहाँ पर हर आदमी परेशान है, बच्चे स्कूल जाने से परेशान है, बच्चे नहा नहीं पाते हैं, बिजली होने से पानी नहीं मिल पाता है और पढ़ाई नहीं हो पा रही, बच्चों को पढ़ाई बाधित हो रही है। खबर अक्सर से, जहां पर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने खानपुर के बाढ़ग्रस्त 10 गांव का दौरा किया। चैंपियन अपने साथ जेसीबी मशीन भी लेकर आए थे। सबसे पहले चैंपियन गांव के नालों और 3 स्थानों में बाढ़ के पानी से अवरुद्ध हुए रास्तों को जेसीबी से खुलवाया। इसके बाद उन्होंने बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों का हालचाल भी जाना और उनके आग्रह पर मुख्यमंत्री ने यहाँ का दौरा किया था। इसके बाद पीड़ितों को राशन किट मिलनी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि विडंबना तो यह है कि बाढ़ मुआवजा के पैरामीटर दादा आदम के जमाने के बने हुए हैं, उन्हें बदलना होगा। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर सभी बाढ़ पीड़ितों के नुकसान के हिसाब से मुआवजा दिलवाएंगे। देखिए मान्यवर, बड़े दुर्भाग्य की बात है, खादर क्षेत्र एक नेचुरल कैलामिटी बोन एरिया है, प्राकृतिक आपदा यहाँ पे आती रहती है, लेकिन जिनको यहाँ की जनता अपनी जुबान अपना अरमान बना के भेजती है, जनप्रतिनिधि बना करके, ये उनका फर्ज बनता है कि वो कंटिंजेंसी से पहले तैयारी करा दें। मैं 20 साल विधायक रहा हूं, मैंने हमेशा ऑफ सीजन में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से करके जेई तक, चीफ इंजीनियर तक को बुला करके मैंने तटबंध पे मिट्टी डलवाई, उसको पौधा करवाया, मजबूती डलवाई। फलस्वरूप कभी भी आदमी में पानी नहीं आया। लेकिन आज जो विधायक आ रहा है, एक पलड़ा माटी का बनेगा, जो देहात वाले आज करते हैं, पलड़ा माटी का, इसी भाषा में बोल रहा हूँ। विधानसभा देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी के विकास कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान मंत्री ने विकास कार्यों में जुटी एजेंसियों को सभी काम तय समय सीमा के अंदर पूरे करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि एजेंसी के द्वारा विभिन्न शहरों में लगभग 819 करोड़ 77 लाख रुपए के विकास कार्य किया जा रहा है। समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि देहरादून में टीएचडीसी तथा यमुना कॉलोनी के विकास कार्यों को मई 2024 तक पूर्ण किया जाए, शेष कार्यों को जून 2025 तक पूर्ण किया जाए। रायपुर, टनकपुर, हल्द्वानी की परियोजनाओं को जनवरी 2024 तक धरातल पर उतारा जाएगा। शहरी विकास मंत्री ने एजेंसी द्वारा ऋषिकेश के लिए प्रस्तावित 1600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी समीक्षा की। इसके लिए जर्मन बैंक के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया जा चुका है। रायपुर एरिया और नैनीताल का सिविल सिस्टम में कुछ काम हमारे अभी चल रहे हैं। ये कुल मिला के 819 करोड़ 77 लाख के काम है। और इससे पहले एक बार मैंने स्थलीय निरीक्षण भी किया था बंजारावाला का, तो मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि एक तो हमारा क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज हम लोग नहीं करेंगे, टाइम से ही हो। हालांकि इसमें जो टीएचडीसी एंड यमुना कॉलोनी का काम है वो मई 24 तक पूरा होना है। शेष जितने प्रोजेक्शन जून 2025 तक की इनकी मियाद है। जो कार्य की समाप्ति की अवधि है 2025 जून की है। तो अभी काम हम कर रहे हैं। कुछ भौतिक सत्यापन मैंने किया भी है। कुछ कामों में थोड़ा प्रगति ठीक है, कुछ में थोड़ा मैं महसूस कर रहा हूँ कि और उसमें तेजी लाएगी। पौड़ी जिले के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत माला नदी पर बने पुल में ढह जाने के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि क्षेत्र में माला नदी का वर्ष 2010 में लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 1250 लाख की धनराशि से तैयार किया गया पुल जो मात्र 13 वर्षों में ध्वस्त हो गया, जिसके कारण 38 वर्षीय हल्दुखाला कोटद्वार निवासी प्रसन्न मोहन डबराल की मृत्यु हो गई, जिसका 6 वर्ष का लड़का और 3 वर्ष की लड़की है तथा 2 अन्य व्यक्ति घायल हो गए, जो कि सबके लिए अत्यंत ही दुखद और निराशाजनक है। कोटद्वार वासियों को मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि प्रसन्न मोहन डबराल की जो मालन नदी के पुल के गिरने से मौत हुई है, उसके दोषियों को सजा दी जाएगी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरी आज बातचीत हुई है और मैंने उनसे विजिलेंस इंक्वायरी की मांग की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।
खबर उत्तराखंड में फिलहाल होते हैं, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।